हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट दूसरा जो कि है 347 के ए। तो आइए इस अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला जो कि बहुविकल्पी टाइप का होता है, तो पहले में का गैसीय विलयन का उदाहरण है। गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है? कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। तो देखिए बच्चों, पहला ये आंसर सही है, गैसीय विलयन का उदाहरण कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ये दूसरा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ये किसका उदाहरण है? ये है ठोस विलयन का उदाहरण। किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। और ये किसका उदाहरण है? गैसीय विलयन का, क्योंकि कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ये गैसीय विलयन का उदाहरण हो गया। दूसरा, किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक कैसे होते हैं? रंगहीन। रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं होता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन होता है, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कैसा होगा? रंगहीन। तो इसका आंसर चौथा। जैसे चेक कर लीजिए, Zn 30 परमाणु क्रमांक होता है। आप एसपीडीएफ बनाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 बनेगा। अब इसमें Zn+2 का बनाना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से निकल जाएंगे? S से। तो यहां कितना हो गया? 0। अब D के कितने भाग? 5। 3D 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सब जोड़े में है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? रंगहीन होगा। तो रंगहीन होगा Zn+2। ठीक, आगे देखिए, ये है KCO। CO का होल फॉर्म में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तो K क्या होता है? प्लस, तो +1 हो गई, प्लस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या X मान लिया, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पर कभी भी कोई आवेश होता ही नहीं है, आपने इसी प्रकार देखा होगा। जैसे CO3, तो CO3 आप क्या पढ़ते हैं? -2। NH3 पर कोई आवेश होता है? नहीं होता, 0 होता है। H2O पर कोई आवेश होता है? नहीं होता है, 0 होता है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या आवेश होगा? 0। लेकिन अगर आपका SO4 लिखा हो तो SO4 आप क्या पढ़ते हैं? -2। तो यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई आवेश नहीं होता, तो नहीं होता। 4 है तो 4 गुणा 0 बराबर, बराबर में कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0। तो 1 धन x बराबर 0, तो x बराबर -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? -1। अगला क्वेश्चन, अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम क्या होगा? अम्लीय क्षमता कौन कौन है? फिनॉल, तो फिनॉल, ये फिनॉल हो गया। एथेनॉल, ऑल, ऑल का मतलब OH, ऑल का मतलब क्या होता है? OH। एथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, इसका मतलब एथिल एल्कोहल की बात कर रहा है वो, एथिल एल्कोहल। बात समझ में आई क्या? एथ का मतलब 2 कार्बन, ऑल का मतलब OH, एथिल एल्कोहल हो गया। क्लोरो एसिटिक अम्ल, तो देखिए CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल, लेकिन क्लोरो लगा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हटा के उसके स्थान पर क्या लगा दिया गया? Cl, तो बन गया क्लोरो एसिटिक अम्ल। और फिर क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये 4 हैं, चारों विकल्प में यही 4 हैं। अब आपको सही क्रम लिखना है, कौन अधिक अम्लीय होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कौन अधिक अम्लीय होगा। अम्ल की पहचान किससे है? अम्ल की पहचान होती है H+ से। ठीक है, अम्ल की पहचान H+ से। तो H+ जिसका जितनी आसानी से निकल सके, मतलब अम्ल के पास क्या होता है? H+, तो H+ प्राप्त होना चाहिए। तो जितने जल्दी प्राप्त होगा, जितने आसानी से प्राप्त होगा, वह अधिक अम्लीय होगा। बात क्लियर हो गई? H+ पहचान है अम्ल की, अम्लीय की, और H+ जितने आसानी से
प्राप्त हो सके। तो प्राप्त तो तभी होगा जब H+ आसानी से निकलेगा, और H+ जितने आसानी से निकलेगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। चलिए देखते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब तुलना कर रहे हैं तो देखिए इसमें अगर देखें तो C2H5, पहले यहां से शुरू करते हैं, या पहले इससे देखें Cl क्या होता है। Cl, तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। तो आप खुद बताइए, जब तक ये माइनस यहां है तो ये H+ निकलेगा क्या? क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होगा, आकर्षण होगा। सही है, आकर्षण होगा। तो माइनस प्लस में आकर्षण, ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ये -I प्रभाव दर्शाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस यहां से दूर हटेगा, तो H+ आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल सही है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें CH3 क्या करेगा, CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। जब इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो यहां माइनस का घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। सही है, माइनस का घनत्व तो बढ़ेगा। भाई माइनस पहले से और ये इलेक्ट्रॉन को और ढकेलेगा तो माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा तो H+ निकलेगा क्या? नहीं निकल पाएगा। यहां आसानी से निकल रहा था। यहां देखिए C2H5OH, देखिए सबसे पहली बात तो COOH ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो इन दोनों का तो कोई स्थान ही नहीं। इन दोनों में पहले तुलना करनी थी कौन ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि COOH को क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, अम्लीय प्रकृति है ये। ठीक, तो ये दोनों तो वैसे पीछे हो जाएंगे, ये दोनों ही आगे रहेंगे। अब इनमें तुलना करने के लिए बोल रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो ये माइनस बढ़ेगा इसका, तो H+ देर से निकलेगा। और यहाँ ये Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब माइनस यहाँ विस्थापित होगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय यही होगा, सबसे अधिक अम्लीय। ठीक, पहले नंबर पे। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की अगर तुलना करें तो इसमें ये C2H5 ये माइनस जो है, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चार्ज मतलब आवेश। अगर ये माइनस यही रहेगा तो H+ निकल पाएगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों? आकर्षण बल है, आकर्षण बल। तो क्या हुआ कि चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या होता है, अनुनाद, रेजोनेंस। तो ये चार्ज यहां पर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर लग जाएगा। इसका मतलब आप देखिए माइनस दूर हटा, जब माइनस दूर हटेगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। इसमें C2H5 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। CH3 और C2H5 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे। इधर माइनस का चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा। ठीक, तो बढ़ता क्रम लिखना था, बढ़ने का सही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसके बाद फिनॉल, फिनॉल, फिर एसीटिक अम्ल, और सबसे ज्यादा क्लोरो एसीटिक अम्ल। तीसरा आपका आंसर सही होगा। तो ये अगर समझ के आप करेंगे तो आपको इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। टॉलेन अभिकर्मक Ag2O और फेलिंग विलयन CuO। कौन क्रिया करता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, वसा, प्रोटीन। तो देखिए ग्लूकोज करता है, क्योंकि ग्लूकोज में कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड समूह CHO। तो ग्लूकोज फेलिंग विलयन से क्रिया करता है और परीक्षण देता है। श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड मतलब RX से प्राथमिक एमीन के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, इसको देख लीजिए। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब R सिंगल बॉन्ड NH2। प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो रिएक्शन देती है, ये कौन सी है, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। कौन सी, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें
सह उत्पाद के रूप में, भाई मुख्य उत्पाद तो यही बनेगा, लेकिन सह उत्पाद के रूप में द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन बिल्कुल भी नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, केवल और केवल शुद्ध प्राथमिक एमीन बनता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा। इस प्रकार से ये आपके बहुविकल्पी हो गए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है दूसरे का 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। बेंजीन के मूल अंश की गणना करना है। मूल अंश का मतलब होता है बच्चों मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। सॉल्व करते हैं सवाल को। 30% द्रव्यमान बेंजीन का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में 30 ग्राम, 30 द्रव्यमान लगा है तो ग्राम क्या उपस्थित है, C6H6 उपस्थित है और शेष क्या है भाई, 100 ग्राम है बिलियन, 30 ग्राम क्या हो गया, विलेय पदार्थ हो गया, विलेय पदार्थ हो गया। तो बचा कौन, विलायक। तो शेष 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम विलायक। विलायक कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है। अच्छा तो W बेंजीन की, सफिक्स में लिख दिया बेंजीन, जिससे पता चलता रहा ये मात्रा किसकी है, बेंजीन की। कितनी है बच्चों, 30 ग्राम। W कार्बन टेट्राक्लोराइड की कितनी है, 70 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी है, 70 ग्राम। अब अणुभार M, अणुभार किसका, C6H6 का। ठीक है। तो कितना, कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, 6 कार्बन है तो 6 का गुणा करा दीजिए, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 का गुणा करा दिया। तो 12 छंग 72, 72 और 6 78, 12 छंग 72 और 6 78 ग्राम पर मोल। M अणुभार किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन का 12 प्लस Cl का परमाणु भार कितना होता है, 35.5। कितने हैं Cl, 4। तो 35.5 गुणा 4 या 12 प्लस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 तिया 12 और 2 14, 142 और 12 जोड़िए तो 102 और 2 4, 4 और 1 5, 1। ठीक है, 154 ग्राम पर मोल। अब आपको मोल प्रभाज निकालना है, मोल अंश। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल पता होना चाहिए, तो मोल निकालते हैं। मोल किसके, मोल बेंजीन के। तो N बराबर क्या होता है, W/M। बेंजीन की मात्रा कितनी है, बेंजीन की मात्रा 30। अणुभार कितना है बेंजीन का, अणुभार कितना है 78। ठीक है, 30/78। इसी प्रकार मोल किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो W/M, W कितनी है 70, अणुभार कितना है 154। ठीक है, जब आप भाग करेंगे यह आएगा 3 8 4 6 और इसका आएगा 4 5 4 5। ये कैलकुलेशन जब भाग देंगे तो ये मोल आ जाएंगे। अब आपको मोल प्रभाज किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। तो X बेंजीन का, ये क्या है, मोल प्रभाज को प्रदर्शित किया X से। तो क्या होता है, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए, दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए।
सूत्र समझ में आया? जिसका भी मोल प्रभाज्य निकालना हो उसके मोल ऊपर बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो बेंजीन के मोल कितने हैं? बेंजीन के मोल 0.3846 अपॉन 0.3846 प्लस CCl4 के मोल 0.4545। ठीक है, हल किया 0.3846 बटे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 8391, 6 5 11, 4 4 8 1 9, 8 5 13, 4 3 7 1 8, दशमलव से दशमलव कैंसिल। जब इसका भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.459। ये हमारा फाइनल में आंसर है C6H6। तो सबसे पहले क्या निकाले? मोल। N बराबर क्या होता है? W/M। फिर क्या निकाला? मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज्य कहेंगे। तो मोल, जिसका भी मोल प्रभाज्य निकालना है उसके मोल ऊपर रखे, बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए अगला, दूसरे का खा है राउल्ट का नियम लिखिए। तो बच्चों ये इससे पहले जो सेट लगवाया गया था तो उसमें हमने राउल्ट का नियम आपको बताया था। फिर भी आप सुन लीजिए, राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। P0 क्या है? यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है? S मतलब सॉल्यूशन, विलयन, विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए इसमें भरे हुए हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये D बनाया हमने, D बनाया। अब इसमें अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर जोड़ा बना दे तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, तो है, कितना है? एक। बात क्लियर हो गई? तो अगर जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगीन होता है, दूसरा अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अनुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। बात क्लियर हो गई? तो बस इसमें यही तो लिखना है, क्योंकि इनके N-1d कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं। क्लियर? ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन है MnBr4-2 के केवल परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm बोहर मैग्नेटान है, संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति पूछ रहा है वो। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? MnBr4-2, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो x प्लस 4 गुणा Br की क्या होती है? Br माइनस होता है, तो -1 बराबर में पूरे पर आवेश कितना है? -2, तो x माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, x बराबर +2, 2 आ गई ऑक्सीकरण संख्या। Mn परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। sp_d आप बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। क्लियर? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25, 25 का बना चुके हैं। अब Mn+2 का बनाना है, +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है।
दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, 4s से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, 1 2 3 4 5 3d ऑफ कोर्स बना लिया, 3d ऑफ कोर्स। ठीक है, 3d ऑफ कोर्स बनाया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5 भर दिए। 4s बनाया और 4p बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, 4p बना लिया। ठीक है, ठीक। अब ये जो लिगेंड है, चूंकि Br माइनस एक दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। अगर ये प्रबल होता, प्रबल लिगेंड होता, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनका क्या बना देते, जोड़ा बना देते। अगर प्रबल लिगेंड होता, प्रबल लिगेंड तो है नहीं, कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, तो जैसी स्थिति है वैसे ही रहेगी। Br माइनस एक दुर्बल लिगेंड है और Mn के साथ 4 Br माइनस लिगेंड जुड़े हैं, जुड़े हैं। अतः Mn को 4 इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होंगे। 4 लोन पेयर, 4 लिगेंड हैं तो 4 लोन पेयर इनको मिलेंगे। तो फिर से बना देते हैं, 3d 4s 4p 1 2 3 4 5, ये ज्यों कहते हो। लोन पेयर कितने मिले, 4, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, 4 लोन पेयर भर दिए। अब कहां कहां आपने लोन पेयर भरे, तो S में 1 भरा और P में 3 भरे। S में 1 लोन पेयर गया और P में 3 लोन पेयर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण, संकरण क्या आया, sp3। और आप सभी को पता होगी sp3 की ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति, ज्यामिति होती है बच्चों चतुष्फल की, चतुष्फल की, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की मतलब टेट्राहेड्रल। तो ज्यामिति पूछा था उसने, ज्यामिति क्या होगी, तो ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फल की होगी। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे का है बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। उपयोग लिखना है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडा करने में, विलायक के रूप में, सफाई अभिकर्मक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक मतलब बेहोश करने में, शल्य चिकित्सा में, विभिन्न औषधि निर्माण में। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन में, शल्य चिकित्सा में, विभिन्न औषधि निर्माण में। खा नंबर है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ऑल, ऑल का मतलब OH, OH। और प्रोप लिखा है, कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 इस प्रकार से। ठीक है, ब्यूटेन से अधिक होता है, क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है। किसका अधिक होता है, प्रोपेनॉल का। ब्यूटेन क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका क्वथनांक क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जब दूसरा अणु होगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, तो ये इनके बीच क्या उपस्थित होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। हाइड्रोजन बंध के आकर्षण से ये जुड़े होंगे। इसमें कहीं आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बंध, भाई दूसरा अणु भी होगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो दूसरा अणु भी आप लेंगे तो हाइड्रोजन बंध क्या कहता है कि हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई ऋण विद्युतीय तत्व का परमाणु होना चाहिए। तो ऋण विद्युतीय तत्व का परमाणु तो इसमें कोई है ही नहीं, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बंधता नहीं होगी। इसमें हाइड्रोजन बंधता होगी क्योंकि ये ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, या इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन,
तीसरा अणु होगा तो तीसरा अणु इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका मतलब इनमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो ये आकर्षण हो गया, तो इसको तोड़ने के लिए इसकी तुलना में अधिक ऊर्जा लगेगी, और जब अधिक ऊर्जा लगेगी तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। प्रोपेनॉल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्वथनांक प्रोपेनॉल का ब्यूटेन से अधिक होता है, क्योंकि ब्यूटेन के अणुओं में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक। केनिजारोव अपक्रिया, तो केनिजारोव अपक्रिया आपको पता है, एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, मतलब जिसके ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा एग्जाम्पल होता है बेंजेल्डिहाइड। आप कहें कि इसमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये हो गया क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहोगे, अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है, जब कार्बन नहीं जुड़ा है तो अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो उस पर हाइड्रोजन कहां से होगा, तो इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसकी क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, एक कार्बन का एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो CHO किस में बदलेगा, COOH में, तो HCOOH। लेकिन ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं। लवण कैसे बनेगा, इधर का H और इधर का OH मिलके क्या निकालेंगे, H2O निकालेंगे, और H2O निकालेंगे तो क्या लग जाएगा इधर पे, Na, ये बनता है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। कार्य क्या है, प्रतिकृति करने में। प्रतिकृति क्या होता है, प्रतिकृति का मतलब होता है जैसे DNA है, DNA इसमें प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जाता है, मतलब ये जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये अपने जैसे दो आकृतियों का निर्माण कर सकता है, वो करता भी है, तो अपने जैसी दो आकृतियों का निर्माण करता है। इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिकृतिकरण या द्विगुणन कहते हैं। तो प्रतिकृति करने में, प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण में, आनुवांशिक सूचनाओं के संचार व नियंत्रण में। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हो गए। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, 3 तक के सभी क्वेश्चन लग गए। अगली वीडियो में इसके आगे सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।